प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है अपरमाणु कण। अब देखो ये अपरमाणु कण क्या होते हैं। डाल्टन ने ये बताया था, इससे पहले हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है परमाणु? अविभाज्य। किंतु बाद में पता चला कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अपरमाणु कण या अपरमाणु कण। देखो कि जो परमाणु होता है, डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। किंतु आगे चल करके जो परमाणु है उसको तीन भागों में बांट दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन भागों में बांटा गया, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपरमाणु कण या अपरमाणु कण। ठीक है ना? यदि परमाणु को विभाजित किया जाता है तो तीन सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। इन्हें अपरमाणु या अपरमाणविक कण कहते हैं। अपरमाणविक कण क्या होंगे? कि परमाणु को जब विभाजित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तीन सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। इन तीनों सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं? अपरमाणविक कण। ठीक है। अब देखो ये कण की व्यवस्था क्या होती है कि ये परमाणु होता है, इसके नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब नाभिक तो बोल ही नहीं सकते हमें, क्योंकि नाभिक की खोज तो बाद में रदरफोर्ड ने की थी। तो हम ये कहेंगे कि परमाणु के केंद्र में दो कण तो परमाणु के केंद्र में होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम नाभिक कहते हैं। आज बोला गया नाभिक, उसको रदरफोर्ड ने बताया कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज बाद में की थी कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के केंद्र में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात बस एक जानकारी के लिए लिख रहा हूं मैं, जबकि न तो ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात भी रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी, और ये बात रदरफोर्ड से पहले की चल रही है। किंतु एक बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इन तीनों कणों में से दो जो कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, वो परमाणु के केंद्र में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तथा तीसरा जो कण होता है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अपरमाणु कण क्या होता है। अपरमाणु कण क्या होता है कि जब परमाणु को विभाजित किया जाता है तो ये तीन सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित हो जाता है। इन तीनों कणों को क्या बोलते हैं? इन तीनों कणों को अपरमाणविक कण बोलते हैं। इसमें दो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होंगे, जिसे हम नाभिक कहेंगे, और तीसरा जो कण है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे? इसके लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं। देखो कि माइकल फेराडे, कौन सा एक वैज्ञानिक आया था? माइकल फेराडे। कौन आया था? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने एक कांच की नलिका ली। क्या ली? एक कांच की नलिका, जो डायग्राम में दिखाई दे रही है। क्या ली उन्होंने? एक कांच की नलिका, और इसके अंदर उन्होंने एक निर्वात पंप लगा दिया। यानी निर्वात पंप के द्वारा इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई थी उसको बाहर खींच लिया। निर्वातित पंप के द्वारा या निर्वात पंप के द्वारा इस गैस को कहां खींच लिया? बाहर खींच लिया सारी। जब सारी गैस को बाहर खींच लिया तो ये जो नली बन गई, इस नली को हम कह सकते हैं निर्वातित नलिका। क्या हो गई? निर्वातित नलिका। इस नली के अंदर कोई भी वायु नहीं है, यानी जहां वायु नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। और इसकी सारी वायु निकल गई तो ये क्या होगी? निर्वातित नलिका। बाद में इसमें से कैथोड किरणें उत्पन्न हुई थी, इसी कारण इसका पूरा नाम होता है निर्वातित कैथोड किरण नलिका। क्या नाम होता है इसका? निर्वातित कैथोड किरण नलिका होता है। बाद में इसका नाम रखा गया। तो देखो माइकल फेराडे ने क्या किया कि निर्वातित कैथोड किरण नलिका ने निर्वातित कैसे बनाया? निर्वात पंप के द्वारा सारी गैस को खींच लिया। अब इसमें एक तो कैथोड लगा दिया। क्या लगा दिया? कैथोड, निर्वात उत्पन्न करके, और एक एनोड लगा दिया, और एनोड के बीच में छिद्र उत्पन्न किए। देखो ये बीच बीच में दिखाई दे रहा है, ये छिद्र है।
इसी कारण इसको बोलते हैं सच्छिद्र एनोड। क्या बोलते हैं? सच्छिद्र एनोड। कि जिस एनोड के अंदर छिद्र होते हैं, जो देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है छिद्रित, इसको क्या बोलते हैं? सच्छिद्र या छिद्रित एनोड बोलते हैं। जब हम यहाँ कम दाब पर उच्च विभव यानी उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, उच्च वोल्टेज कितना? 10,000 वोल्ट के आसपास। जब कम दाब पर उच्च विभव लगाया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम विद्युत विसर्जन। कि कम दाब रख करके किसी नली के अंदर जब उच्च वोल्टेज डाला जाता है या प्रवाहित किया जाता है या लगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत विसर्जन। यानी जब कम दाब पर इस नलिका में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो कैथोड से किरणें उत्पन्न होती हैं और वो एनोड की तरफ गमन करती हैं। कहां से? कि कैथोड से किरणें उत्पन्न होती हैं और वो कहां गमन करती हैं? एनोड की तरफ। अब देखो ये किरणें इधर से होती हमें दिखाई नहीं देती, तो पता कैसे चले कि ये एनोड की तरफ जा रही हैं? तो यहाँ पर एक प्रदीप्त पदार्थ ZnS का लेप कर देते हैं। देखो ZnS क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। क्या होता है ZnS से? जिंक सल्फाइड होता है, जिसके ऊपर कोई आवेशित कण टकराता है। कौन टकराता है? कोई भी आवेशित कण टकराता है तो चिनगारी उत्पन्न होती है। अब देखो यदि एनोड को हमने छिद्रित नहीं लेते यानी छिद्र नहीं करते तो ये किरणें गुजरती कहां से? ये छिद्र इसी कारण रखे, ये किरणें गुजर करके ZnS के ऊपर क्या उत्पन्न करें? चिनगारी, जिससे हम पता लगा सकें कि किरणें निकल करके कैथोड से एनोड की तरफ जा रही। देखो वापिस कि माइकल फेराडे ने एक निर्वातित कैथोड किरण नलिका ली जिसमें उच्च कोटि का क्या होता है? निर्वात होता है। इसमें एक कैथोड लगा होता है और एक सच्छिद्र एनोड लगा होता है। जब कम दाब पर विद्युत विसर्जन यानी उच्च वोल्टेज लगाया जाता है तो कैथोड से किरणें उत्पन्न होती हैं और ये कहां जाती हैं? एनोड की तरफ गमन करती हैं और ZnS के पर्दे के ऊपर क्या उत्पन्न करती हैं? चिनगारी उत्पन्न करती हैं। इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। और इन्हीं कैथोड किरणों का नाम जे थॉमसन ने बाद में क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। देख लो एक बार कि माइकल फेराडे ने निर्वातित कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन किया। इस नलिका में एक कैथोड तथा एक सच्छिद्र एनोड लगा होता है तथा इस नलिका में उच्च कोटि का निर्वात होता है। एनोड की तरफ नलिका के अंतिम सिरे पर क्या होता है? ZnS का लेप। एनोड की तरफ नलिका के अंतिम सिरे पर प्रदीप्त पदार्थ ZnS का लेप होता है। ये प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है? प्रदीप्त भी बोलते हैं, प्रतिदीप्त भी बोलते हैं। कि जिसके ऊपर आवेशित कण पड़े तो चिनगारी उत्पन्न हो तो उसको हम प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो प्रतिदीप्त पदार्थ ZnS का लेप होता है। जब नलिका में कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो कैथोड से किरणें उत्पन्न होती हैं और कहां गमन करती हैं? एनोड की तरफ गमन करती हैं तथा ZnS के ऊपर चिनगारी उत्पन्न करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। जे थॉमसन ने इनका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। ये अपनी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कि कैथोड किरण नलिका में क्या किया? विद्युत विसर्जन करवाया गया। और कैथोड किरण नलिका में जब विद्युत विसर्जन किया गया, क्या किया गया? विद्युत विसर्जन किया गया तो कैथोड से किरणें उत्पन्न हुई। क्या हुई? कैथोड से किरणें उत्पन्न हुई और उन्होंने कहां गमन किया? एनोड की तरफ गमन किया। एनोड कैसा था? छिद्रित था। यहां से किरणें गुजरी और ZnS के ऊपर चिनगारी उत्पन्न की। तो हमें पता चला कि किरणें कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं। इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें बोलते हैं और इन्हीं का नाम जे थॉमसन ने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा बाद में। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हुए? जे थॉमसन। ये क्या है? कैथोड किरण नलिका, और वो पूरा नाम बोले तो निर्वातित कैथोड किरण नलिका। यानी कैथोड किरणें तो इसमें उत्पन्न होती हैं और उच्च कोटि का निर्वात होता है, इस कारण नाम पड़ गया निर्वातित कैथोड किरणें नलिका। ठीक है। अब पूछ लेता है एग्जाम में कि कैथोड किरणों के गुण क्या है। अब देखो ये किरणें ऋणावेशित होती, कैसे पता चला? कि यहाँ नेगेटिव है, कैथोड क्या है? नेगेटिव है और एनोड क्या है? पॉजिटिव है। जो चीज पॉजिटिव की तरफ गमन करती है
कि ये किरणें एनोड की तरफ गमन करती हैं। किसकी तरफ गमन करती हैं? एनोड की तरफ। और एनोड की तरफ जब इन किरणों ने गति की तो यानी पता चलता है कि खुद क्या है? नेगेटिव, यानी ये ऋणावेशित होती है। क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, जो एनोड की तरफ गमन करती है। तो इनका पहला गुण क्या हो गया कि ये है ऋणावेशित होती हैं जो एनोड की तरफ गमन करती है। ऋणावेशित कैसे हुई? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, और आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये किरणें यहां से यहां जा रही, यानी माइनस से प्लस की ओर जा रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये नेगेटिव प्रकृति की होती है, ऋणावेशित। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी ये नेगेटिव व्यवहार दर्शाते हैं। चाहे विद्युत क्षेत्र लगा दो चाहे चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में इनका व्यवहार कैसा होता है? नेगेटिव। वैसे ज्यादातर विद्युत क्षेत्र ही माना जाता है, चुंबकीय क्षेत्र तो एक प्रबलता के आधार पर बता सकता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, किंतु मेन चीज कौन सा है? विद्युत क्षेत्र, प्लस माइनस, कि जो माइनस की तरफ जा रहा है वो प्लस है और जो प्लस की ओर जा रहा है वो माइनस। यानी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये ऋणात्मक व्यवहार दर्शाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसकी उपस्थिति में, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये ऋणात्मक व्यवहार दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? ऋणात्मक। इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक खास विशेषता क्या होती है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र यदि इनको नहीं मिल रहा है तो इनमें विचलन नहीं होता है और ये एक सीधी रेखा में गमन करती है। कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति नहीं है, जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो इनका गमन हमेशा सीधी रेखा में होता है। इसमें होता है सीधी रेखा में, कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये अदृश्य होती, दिखती नहीं है। पहले भी बताया आपको जब प्रयोग कर रहे थे कि ये अदृश्य होती, दिखाई नहीं देती है, तो पता कैसे चले कि ये एनोड की तरफ जा रही है? इसी कारण यहाँ हमने ZNS का लेप, कि ZNS का लेप कर दिया तो ये ZNS के पर्दे पर जाकर के क्या उत्पन्न करेंगी? चिनगारी उत्पन्न करेंगी। और जब ये ZNS के पर्दे पर चिनगारी उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे? चिनगारी उत्पन्न करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यहां से किरणें निकल करके एनोड की तरफ आ रही। तो ये अपना क्या हुआ? अब परमाणु कण की परिभाषा हुई, फिर हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई? कैथोड किरण नलिका में कैथोड किरणें उत्पन्न हुई। उन्हीं कैथोड किरणों को हमने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन नाम रखा उनका। रखा तो हमने नहीं, रखा तो किसने? जे.जे. थॉमसन। कि कैथोड किरण नलिका में कैथोड किरणें उत्पन्न हुई और उन्हीं कैथोड किरणों का नाम जे.जे. थॉमसन ने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। वापिस देख लो कि अपरमाणु कण क्या होते हैं, कि जब परमाणु को विभाजित किया जाता है। अपरमाणु कण क्या होते हैं कि जब परमाणु को विभाजित किया जाता है तो 3 सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमाणु कण। इसमें 2 कण तो परमाणु के केंद्र में होते हैं जिसे हम नाभिक कहते हैं, और तीसरा जो कण इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? थॉमसन था। माइकल फैराडे ने एक निर्वातित कैथोड किरण नलिका ली जिसमें क्या किया? विद्युत विसर्जन किया। इसमें एक कैथोड लगा होता है और एक से छिद्र एनोड लगा होता है। जब नलिका में कम दाब पर, जब नलिका में कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो कैथोड से किरणें उत्पन्न होती हैं, एनोड की तरफ गमन करती हैं और ZNS के पर्दे पर क्या उत्पन्न करती हैं? चिनगारी उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? चिनगारी। इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं और इन्हीं कैथोड किरणों का नाम जे.जे. थॉमसन ने बाद में क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। इन कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं कि ये ऋणावेशित होती हैं जो कैथोड की तरफ गमन करती हैं। एक क्या होता है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये ऋणात्मक व्यवहार दर्शाती हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या करती हैं? ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये अदृश्य होती हैं। इनकी उपस्थिति को किस पर देखते हैं? ZNS के पर्दे पर देखा जाता है जब ये चिंगारी उत्पन्न है। ठीक है, एक देखो गुण 4 ही होते हैं, 4 गुण ही पूछता है कैथोड किरणों के, 2 ही पूछता है, वैसे 4 लिखा दिए। एक ही होता है कि इसके अंदर जो भी गैस है ये उस गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी। इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना हुआ उस पर भी निर्भर नहीं करेगी। किंतु आप 4 गुण ही याद रखना। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है।